So the topic is Maxwell's equation in conducting medium. नॉन कंडक्टिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो अगर हमारा मीडियम कंडक्टिंग है तो हमारी मैक्सवेल इक्वेशन कैसी होगी और फिर उसी हिसाब से हमें किस तरह से वेव इक्वेशन मिलेगी, ये है हमारा आज का टॉपिक. तो अगर आपका मीडियम कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पर सबसे पहली बात तो चार्ज है. ओके, वहाँ पर चार्ज रहेंगे तो चार्ज डेंसिटी के बारे में आप बात करोगे, लेकिन चार्ज डेंसिटी के साथ एक दिक्कत ये है कि चार्ज डेंसिटी एट एनी टाइम टी फॉलो करती है रिलेशन ई की पावर डेल्टा अपॉन टाइम. तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो सिग्मा है, दिस इज स्मॉल सिग्मा, ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट? कंडक्टिविटी ऑफ दैट मीडियम जिसकी आप बात कर रहे हो. तो आप जो कंडक्टिंग मीडियम ले रहे हो, उस कंडक्टिंग मीडियम की कंडक्टिविटी, उसके अंदर कितनी कंडक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो अगर आपके पास अच्छा कंडक्टर है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और उस हिसाब से एक्सपोनेंशियल का ये टर्म काफ़ी ज़्यादा होगा. तो जैसे आप किसी टाइम टी पर देखना शुरू करोगे तो इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से एकदम से ये वैल्यू घट के आपको वहाँ पर बहुत कम या लगभग जीरो मिलेगी, नियर टू जीरो मिलेगी. तो करंट तो रहेगी, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो करंट डेंसिटी यहाँ जीरो नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ होगी. बट एनी टाइम टी आपको जो चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो आपको बहुत स्मॉल मिलेगी, जीरो मिलेगी, लगभग जीरो मिलेगी. तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी? डेल डॉट ई इज़ ज़ीरो, डेल डॉट बी इज़ ज़ीरो, डेल क्रॉस ई इज़ माइनस डेल बी बाई डेल टी, और मॉडिफाइड एम्पियर लॉ क्या है? डेल क्रॉस बी इज़ म्यू टाइम जे प्लस म्यू एप्साइलन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी. यहाँ पर म्यू क्या है? म्यू इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ दैट कंडक्टिंग मीडियम एंड एप्साइलन इज़ द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. अब एक चीज़ और यहाँ पर है, ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ जो है वो कहता है J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम E. कंडक्टिविटी इस तरह से करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ती है. ये V इज इक्वल टू IR का जो फॉर्मूला है ओम लॉ का, उससे दूसरी तरह से लिखा गया है, जहाँ कि एक्चुअली ड्रूड मॉडल से ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हाल फिलहाल ये आपका J का एक्सप्रेशन है. तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल क्रॉस B इज़ म्यू टाइम सिग्मा E इज़ प्लस डेल ई ओवर डेल टी. तो चलो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है. अब तरीका क्या है? वही जैसा कि हम लोग ने इससे पहले भी काम किया है कि आप कर्ल ले लीजिए, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3. तो जब आप कर लोगे तो यानी कि डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, तो ये आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो. ये हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, आप पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है. यहाँ वेक्टर आइडेंटिटी काम करेगी, तो ये डेल डॉट ई रह जाएगा, यहाँ से डेल स्क्वायर ई रह जाएगा, यहाँ से डेल बाई डेल टी होगा, डेल क्रॉस बी की ये वैल्यू आ जाएगी. तो ये हो जाएगा म्यू, ये सिग्मा हम इसको रखें, इक्वेशन नंबर 4, म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्साइलन डेल ई ओवर डेल टी. ये फार्मूला हो गया. ये तो इक्वेशन नंबर 1 से 0 हो जाएगा. तो फाइनली आपके बचेगा डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई ओवर डेल टी माइनस म्यू एप्साइलन डेल 2e ओवर डेल टी स्क्वायर. तो अगर हम इस माइनस को बैलेंस कर दें तो हमारे पास डेल 2e माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्साइलन डेल 2e बाई डेल टी स्क्वायर बराबर 0. ये हमारी एक मॉडिफाइड सी इक्वेशन आ गई. वेव इक्वेशन में क्या था? वेव इक्वेशन में आपके पास इसमें से एक टर्म नहीं था,
जैसे ये जो बीच वाला टर्म है, ये टर्म आपके पास नहीं था, आपके पास सिर्फ del 2E का टर्म था और del 2/del_t², ये जो थर्ड टर्म है ये था। ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया है और इस टर्म में आने का कारण क्या है, इसमें आपने कंडक्टिविटी को मानना शुरू कर दिया है। तो अगर कंडक्टिविटी हटा दोगे, आप कहोगे नहीं भाई हमारा मीडियम कोई कंडक्टर नहीं है, फ्री स्पेस है। तो जैसे फ्री स्पेस कहोगे तो सिग्मा 0 हो जाएगा, या डाइलेक्ट्रिक कहोगे तो डाइलेक्ट्रिक का म्यू एप्सिलॉन मानना पड़ेगा, बाकी सब 0 हो चुका है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर ये जो दूसरा नंबर का टर्म है, इसकी जो प्रेजेंस है, यही आपको कुछ नए इफ़ेक्ट दिखाएगी। इसी की वजह से हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आएंगी जो कि हम कंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ मानेंगे। एक और ख़ास बात, आप ये कहेंगे कि ये जो टर्म है जिसमें कि कंडक्टिविटी का रोल आ रहा है, ये एक तरह का डिसिपेटिंग टर्म है, इसे हम लोग डिसिपेटिव टर्म कहेंगे। डिसिपेटिव यानी कि ये किसी तरह के लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, किसी तरह के एनर्जी के लॉस को ये रिप्रेजेंट करने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं उसकी बात अभी आपको समझ में आ जाएगी जब हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन बना ली, मान लें इस इक्वेशन का नंबर देना चाहें तो इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखो भाई, है तो वेव इक्वेशन ही ये, तो अगर ये वेव इक्वेशन है तो इसका भी हम सोल्यूशन मान सकते हैं। तो अब आप ये कहोगे लेट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज, मान लें कैसा है, जैसा कि पहले मानते चले आए हैं, ई फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, और फिर हम एक कोई ई नॉट मानते हैं और ई की पावर आई। अब यहाँ पर अगर हम क्या कह दें, के डॉट आर की जगह पे मान लो जेड में प्रोपोगेट कर रहा है तो इसको हम के जेड जेड माइनस ओमेगा टी कह देते हैं। ऐसे तो डॉट प्रोडक्ट होता है ऐसे के डॉट आर, पर हमने मान लिया कि ये जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 है, इसका वाई कंपोनेंट 0 है, इसमें जेड कंपोनेंट है के जेड इंटू जेड, ये बचा है। तो ये हमने मान लिया। इवन हम इस के जेड को भी ड्रॉप कर सकते हैं कि बार बार हमें एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी पड़ेगी, तो चलो हम इसका सोल्यूशन ये मानते हैं कि ई नॉट बराबर दिस। अब क्या होगा, अब अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये इक्वेशन है ये सच में इसका वेव सोल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इस बात को समझ रहे हैं ना कि अगर ये ऐसा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे मान लिया लेट द मोशन इज along let me change the color, let the motion is along z axis। मान लो z axis के along आपका मोशन हो रहा है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम मान लें z axis के along चल रही है। तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे आपने जो डेल स्क्वायर रखा है, तो डेल स्क्वायर के अंदर d2x स्क्वायर है, d2y स्क्वायर है, d2z स्क्वायर है। लेकिन अगर आप केवल z axis के along चाह रहे हो तो आपका जो इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगा, d2z स्क्वायर ई, ये, और क्या हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल 2e बाई डेल टी स्क्वायर बराबर 0। और अब हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। सेटिस्फाई कराओगे तो जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप d2 बाई डी जेड स्क्वायर लिखोगे ऑफ ई नॉट ई की पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी का, तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा। जब 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो ई नॉट ऐसे रहेगा, ई की पावर आई ऐसे रहेगी। एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई के, यहाँ से आई के, क्योंकि ओमेगा तो फंक्शन ऑफ जेड है नहीं। फिर दोबारा जब आप इसको d2 बाई डी जेड स्क्वायर करोगे तो ये ई नॉट वैसे रहेगा, एक्सपोनेंशियल आई वैसे रहेगा, आई के में एक बार फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस के स्क्वायर, और ये आ जाएगा वेक्टर ई। आपने इस सबको उठा के वेक्टर ई लिख दिया। ठीक है, अब डेल ई बाई डेल टी क्या होगा, अगर आप इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई नॉट वैसे रहेगा, एक्सपोनेंशियल वैसे रहेगा, आपके पास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस आई ओमेगा। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस आई ओमेगा वेक्टर ई। और
अगर आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, del 2e बाई del t स्क्वायर करना चाहते हो, तो e तो वैसे रहेगा, आई ओमेगा को फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर e। तो इस तरह से d2e के लिए हम माइनस ओमेगा स्क्वायर e लिख दें, de बाई dt के लिए माइनस आई ओमेगा e लिख दें, और d2 बाई dz के लिए माइनस के स्क्वायर e लिख दें। तो लिख दीजिए ये सारी चीज़ें आप अपनी इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हो गया माइनस के स्क्वायर वेक्टर e इज इक्वल माइनस म्यू सिग्मा वैसे रहेगा, डेल ई बाई डेल टी की जगह पे आप लिख दोगे, और ये हो गया म्यू एप्सिलॉन, इसकी जगह पे आप रख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर ई, और ये हो गया 0। ओके, सो माइनस अगर ये वेक्टर ई बाहर निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा के स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा इंटू आई और प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप आप समझ रहे होगे। ये माइनस के है, माइनस माइनस प्लस, ओके सॉरी माइनस की गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। लेट मी राइट इट अगेन, थोड़ा सा हॉच पॉच जैसा हो गया है। तो अब आप जब माइनस ई वेक्टर ई कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा के स्क्वायर माइनस म्यू ओमेगा सिग्मा इधर बाहर आई माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर वेक्टर ई तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर बराबर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा इंटू आई। तो आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में आपके पास के स्क्वायर है और राइट साइड में आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स जैसा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने का एक तरीका ये कहा गया कि मान लें लेट के, जो के है इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मान लो के भी कॉम्प्लेक्स नेचर का है, तो के को आप मान सकते हो के के रियल पार्ट है और एक के का इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो हमने के लिए भी हमने ये मान लिया। तो अगर ऐसा है तो ये आप लिख सकते हो के आर प्लस आई के आई स्क्वायर इज़ म्यू सिग्मा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई टाइम म्यू सिग्मा ओमेगा। अब आप क्या करोगे, अब आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसे थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, जनरली किताबों में ये सब दिया नहीं रहता है, पर हम लोग यहाँ पर इसको कर लेते हैं क्योंकि ये है बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज करनी। थोड़ा सा करके देखिएगा आप लोग भी, इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस आई टाइम म्यू सिग्मा ओमेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो इस हिसाब से के आर स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर ये इधर हो जाएगा और प्लस आई टाइम 2 के आर के आई ये हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आई टाइम म्यू सिग्मा ओमेगा हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर भी कुछ इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर भी कुछ इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा रियल नंबर है, यहाँ पर भी रियल नंबर है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इनको कंपेयर कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने इन दोनों को कंपेयर किया, तो यह लिख सकते हो दैट इज़ के आर स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर बराबर हो सकता है म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर एंड 2 टाइम के आर के आई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा ओमेगा। ठीक है, कंपेयर कर दिया। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये मान लो इक्वेशन नंबर ए है, इक्वेशन नंबर बी है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि के आई की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर बी से निकाल के ए में रख दो। तो आप लिखोगे बाय बोथ इक्वेशंस वी गेट, क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर, के आई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2 के आर
का होल स्क्वायर इज़ म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ फर्दर इसको देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनने वाला है। के आर स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 के आर स्क्वायर इज़ म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। एक बार से क्रॉस चेक करते रहना है साथ साथ में। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको 4 कर सकते हैं, तो 4 के आर की पावर 4 म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लिया आपने 4 के आर स्क्वायर बराबर म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर। अब यहीं पर हम इसको बगल में सॉल्व कर देते हैं अगले पेज में जाने से पहले। तो ये हो जाएगा 4 के आर की पावर 4 माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के आर स्क्वायर इंटू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सब एक साथ ले आएँ तो 4 के आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इनटू के स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में ले गए हैं, म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 इसको लिख सकते हैं। तो देखो ये इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ के आर स्क्वायर। अगर के आर स्क्वायर को आप x मानो तो ये है 4x स्क्वायर प्लस दिस टर्म इंटू एक्स माइनस दिस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप इसे कंपेयर करोगे, कंपेयर इट विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इसको कंपेयर करोगे। अगर आप इसको इस तरह कंपैरिजन करोगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देखोगे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी है -4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सोल्यूशन, अब इसके सोल्यूशन कैसे होता है, इसका सोल्यूशन ऐसा होता है x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बाई 2a। इस तरह का आप इस क्वाड्रेटिक वेव का सोल्यूशन बनाते हैं। जस्ट अब हम इसका सोल्यूशन लिखना चाह रहे हैं, तो इसके सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे। x की जगह पे हमारे पास क्या है, x की जगह पे हमारे पास के आर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि के आर स्क्वायर बराबर -b, तो -b मतलब 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो जाएगा 16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 -4ac, तो 4 टाइम a कितना है 4 और c कितना है, c आपका ये है, माइनस के साथ ये भी है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा म्यू सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 है और a कितना है 4, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 है, इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, तो ये जाएगा 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बाहर अंदर रह जाएगा म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पर आप के आर स्क्वायर निकालोगे तो ये 4 कैंसिल करके इसको 2 कर देगा, तो ये आपके पास बचेगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से क्या बाहर निकल सकता है, आप अगर देखें तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको कर लें, और बाहर आपने क्या निकाला, इससे बाहर आपने निकाला है म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और बाई 2 तो यहाँ पर आ जाएगा।
ये आप देख पा रहे हो ना, इसमें से हमने म्यू निकाल दिया, एप्सिलॉन निकाल दिया, ओमेगा के पावर 4 बाहर निकाल दिया। जैसे अंडर रूट से बाहर निकलेगा ये म्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 2 तो बाहर है, बाहर आ गया, अंदर ये ब्रैकेट की क्वांटिटी पूरी हो गई। तो यहाँ से हम एक क्वांटिटी निकाल पाएंगे के आर स्क्वायर बराबर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस, अब हम इसमें प्लस साइन अगर ले रहे हैं तो मान लो यहाँ हम प्लस साइन ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये हमारा ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसे फर्दर कैसे लिखोगे? तो अब इसे फर्दर अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर फिर के आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो के आर के लिए आप फिर इस पूरे का अंडर रूट ले लोगे, तो पूरे का अंडर रूट लोगे तो आपका ओमेगा बाहर निकल आएगा और अंडर रूट के अंदर आएगा म्यू एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में हमारे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लिख देते हैं इसको 1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस, और ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा +1, रूट के अंदर रहेगा, ये इसका अंडर रूट है, ये इसका अंडर रूट है। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर आपने पॉजिटिव साइन को कंसीडर किया है। इसी तरह से अगर आप के आर की वैल्यू निकालोगे, के आर की वैल्यू निकाल चुके हो, इसी तरह से अगर आप के आई की वैल्यू निकालोगे तो के आई की वैल्यू में ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 ऐसे रहेगा। यहाँ अंडर रूट आप लगाओगे 1 प्लस सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर रहेगा, यहाँ -1 आ जाएगा, इस तरह से ये -1 आ जाएगा। अब सवाल है कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो ज़रा हम इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में भी देखेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन कैसा आ गया, हमारा जो सोल्यूशन था उसमें के की वैल्यू मॉडिफाई हो गई। तो आप लिखोगे सो द सोल्यूशन बिकम, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सो सोल्यूशन बिकम्स, कैसे बन गया सोल्यूशन हमारा, सोल्यूशन हमारा ऐसा हो गया E बराबर E0 e की पावर I, यहाँ हो जाएगा के कैसे है के आर प्लस आई के जेड माइनस ओमेगा टी। इसको हम थोड़ा सा और ठीक से लिखें तो ये हो जाएगा e की पावर I, अब I अंदर ले जाओ तो I इंटू के आर हो जाएगा, और ये हो जाए इंटू जेड मल्टीप्लाई करो, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस के आई है के आई इंटू जेड और माइनस ओमेगा टी इंटू आई, आपने आई सब में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आई का टर्म ये है, आई का टर्म ये तो अंदर रह जाएगा, लेकिन एक टर्म है जो यहाँ से बाहर निकल आएगा, एक ये वाला टर्म है, तो ई की पावर माइनस के आई इंटू जेड बाहर आ गया, और ई की पावर आई के आर जेड माइनस ओमेगा टी रह गया। तो ये तो फेज का टर्म है, ये जो पूरा है ये एम्पलीट्यूड का टर्म है। अब इस टर्म के अंदर हमारा ये टर्म के आई आ गया, और ये क्या दिखा रहा है कि इस समय हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो जैसे जैसे जेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल पावर के रूप में ख़त्म होता जाएगा। ये जो टर्म है इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हमारे पास ये है जेड डिस्टेंस है, और जब जेड 0 था तो उस समय यहाँ पे टर्म था ई की पावर के आई जेड, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी इसकी, और जैसे जैसे जेड वैल्यू, अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती गई, जेड बढ़ता गया, एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव पावर बढ़ती गई, और ये तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी कंडक्टर, जैसे ये हमारा कंडक्टर है और ये कंडक्टर के अंदर अगर हम जेड डिस्टेंस है, तो जैसे ही वेव इसके अंदर जाएगी उसका जो एनर्जी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तेज़ी से कम होता चला जाएगा मटेरियल के अंदर। तो कंडक्टर की जो सबसे टॉप लेयर है उसमें थोड़ी डिस्टेंस तक ही आपको इस एम्पलीट्यूड की अमाउंट मिलेगा,
आपको कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो थोड़ी देर तक मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर और वेव अंदर गहराई तक नहीं जा पाएगी। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस जितना अमाउंट डिस्टेंस पेनिट्रेट कर देता है, जो कि इस एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर से दिख रहा है, इसी को हम इसकी स्किन डेप्थ कहते हैं। तो स्किन डेप्थ क्या होती है? स्किन डेप्थ एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हम ये बता पाते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी तो उसकी सरफेस से कितनी गहराई तक ही वो पेनिट्रेट कर सकती है, उसके बाद फर्दर इसका पेनिट्रेशन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ द स्किन डेप्थ। सो दिस वाज द, इस लेक्चर में हम लोगों ने इसका डिटेल डेरिवेशन पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी है जो नॉर्मली किताबों में नहीं होती हैं और याद करना होता है। तो एक बार आप इसको वर्कआउट कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में फंस जाएंगी, रुकी रह जाएंगी। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि स्किन डेप्थ को हम कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और कैसे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।